अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आप सबको होली के पर्व की अनेक अनेक और कोटि कोटि शुभकामनाएं। अब उत्तर प्रदेश में होली के ठीक पश्चात उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार सरकार का गठन होने जा रहा है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 21 मार्च के बाद किसी भी दिन या फिर 21 मार्च को ही शपथ ग्रहण हो सकता है। तो नई सरकार के समक्ष क्या चुनौतियां विद्यमान हैं और किन चुनौतियों का उसे सामना करना है। जो मुद्दे उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त उठे थे वो मुद्दे कितने रेलिवेंट हैं और वो मुद्दे आज भी इस सरकार के सामने विराजमान हैं। उन मुद्दों का क्या हल है और उन चुनौतियों से योगी सरकार कैसे निपटेगी, आज की हमारी डिबेट का ये प्रमुख मुद्दा है। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी ने परिभाषित की है। इस दृष्टिकोण से परिभाषित की है कि 1985 के बाद पहली बार किसी पार्टी को बैक टू बैक मैंडेट आया है, एक बड़ा जनादेश आया है। तो जब जनादेश बड़ा और व्यापक होता है तो उसके साथ साथ जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी, उतनी ही व्यापक और उसका दृष्टिकोण भी उतना ही बड़ा होता है। तो क्या योगी 2.0 यानी योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल इन चुनौतियों और इन जिम्मेदारियों से निपटने में सक्षम है? उनकी क्या तैयारियां हैं? और चुनाव के दौरान जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठे, विपक्ष और मीडिया ने, जनता ने जिन मुद्दों को आगे करके उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को मैंडेट दिया, बीजेपी उस मैंडेट पर जनता के मुद्दों को एड्रेस करने के लिए कितना तैयार है? आज मेरी चर्चा का, आज इस डिबेट का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। क्या वो मुद्दे नहीं थे या उन मुद्दों को एक तरफ दरकिनार करके उत्तर प्रदेश के असंख्य लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया और बीजेपी इस मैंडेट का इस्तेमाल किस प्रकार से करेगी? क्योंकि आने वाला वक्त चुनौतियों और जिम्मेदारी से भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद उत्तर प्रदेश से मुद्दे खत्म हो गए हों, मुद्दे आज भी मुंह बाए खड़े हैं। उन मुद्दों को एड्रेस करना ही सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी और उन मुद्दों पर लड़ना विपक्ष का सबसे बड़ी मुद्दा होगा। मीडिया का भी यही कर्तव्य होगा कि जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर सजग प्रहरी की भूमिका निभाएं। विपक्ष को भी अपनी सार्थक भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा, ना कि घर में बैठकर सोना है। उत्तर प्रदेश में वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। इस बार विपक्ष कोई कमजोर नहीं है, पिछली बार की तरह लुंज पुंज सुस्त नहीं है। इस बार विपक्ष को ताकत मिली है। 125 सीटें तो समाजवादी गठबंधन की हैं, 5 सीटें और हैं, तो यानी 130 अपोजिशन में एमएलए बैठेंगे। यह उनका कर्तव्य होगा कि वो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे सरकार के समक्ष उठाएं और मीडिया का काम होगा उन मुद्दों पर सरकार को जागरूक करना। 2022 समाप्त हो चुका है बहनों भाइयों, चुनाव साल बाकी है। अब 2024 की तैयारी है, क्योंकि बीजेपी के लिए अगर ये सेमीफाइनल था तो 2024 बीजेपी का फाइनल है। मुझे याद है लखनऊ में अमित शाह ने एक सम्मेलन में ये बात कही थी कि हम 2024 का सपना तभी देखें जब 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेते हैं। लेकिन ये 2 साल उत्तर प्रदेश सरकार की परफॉर्मेंस से तय होगा 2024 में क्या होने वाला है। तो इसलिए ये वक्त है, अब सरकार जब अपना कामकाज शुरू करेगी तो जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सवाल भी होंगे। कुछ बयान सुने आप, फिर इस दिलचस्प डिबेट को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जो कार्य 5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर हुआ, आज उसका परिणाम हम सबके सामने प्रचंड बहुमत के साथ, 2/3 से अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मार्ग प्रदेशवासियों ने प्रशस्त किया है। गोरखपुर वासियों ने 9 विधानसभा सीटों में से 9 की 9 भारतीय जनता पार्टी को दी है और पहली बार आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर की 9 की 9 विधानसभा सीटों पर विजयी हुई है और इसके लिए सभी गोरखपुर वासियों को हृदय से अभिनंदन। तो आज की परिचर्चा बहुत महत्वपूर्ण है और हम सबको अपने कर्तव्यों को शुरू कर देना चाहिए, ना कि होली का इंतजार करना चाहिए। तो मैंने ये भूमिका
प्रारंभ कर दिए। मेरे साथ अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, रुद्र प्रताप दुबे जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हैं, शहजाद अब्बास जी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, हेमंत तिवारी बहुत दिनों के बाद पकड़ में आए हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने और चर्चित पत्रकार हैं। केपी मलिक साहब भी बहुत दिनों के बाद पकड़ में आए हैं। ये लोग 10 मार्च के बाद से गायब थे, अब ये जाकर हाथ आए हैं डिबेट में। और बीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित रहने के लिए। तो मैं आज पॉलिटिकल लोगों से हेमंत जी बाद में बात करूंगा। आज पहले मैं करता क्या हूँ कि हेमंत तिवारी और केपी मलिक से निपट लेते हैं पहले, क्योंकि इन लोगों ने बड़े बड़े दावे किए थे, बड़ी बड़ी बातें हुई थी उस वक्त। अब हम इनसे ये पूछेंगे कि भाई साहब ये बताइए कि अब सरकार के सामने कौन सी चुनौतियां हैं। तो केपी मलिक साहब, पहली तो शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। कम से कम 50 डिबेट में आप मेरे साथ ये थे और आप बता रहे थे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है, लेकिन जब अब परिणाम आया है वो परिणाम बिल्कुल अलग था जो आप बता रहे थे। अब आप मुझे बताइए कि पश्चिम से अब क्या नई चुनौतियां और नई जिम्मेदारियां हैं। देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें हमारा जो आकलन था, और मैंने बीच बीच में ये भी कहा था कि ये 2022 का विधानसभा चुनाव का 10 मार्च तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा क्या, और हमें भी उस पर सोचना पड़ेगा, हमें भी एक निर्णय लेना पड़ेगा और हमें भी अपना आकलन करना पड़ेगा। मेरा आकलन काफ़ी हद तक गलत रहा है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरा आकलन तब होता है, मैं 10 लोगों से बात करता हूं और 10 में से 9 लोग जो मुझे बताते हैं ये समस्या है, ये दिक्कत है। अब मैं लास्ट में ये तो नहीं पूछ सकता किसको वोट देंगे, तो मैं उस पर अपना परसेप्शन बनाता हूं जैसा लोगों से बात होती है। अब हम बात ये करते हैं कि आपने कहा जो चुनौतियां सरकार के सामने हैं, सरकार के सामने कोई बहुत बड़ी चुनौतियां मुझे नहीं दिखती, क्योंकि सरकार को बहुत बड़ा जनमत मिला है, बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, और ये जनमत जो मिला बनती है विपक्ष को भी, वो क्या शासन और राशन पर मिला? शासन मतलब लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस, और राशन मतलब कल्याणकारी योजनाएं। देखिए ब्रजेश जी, मेरा मानना है कि अगर हम देखें 5 साल का जो कार्यकाल है योगी का, उनके ऊपर कोई बहुत महत्वपूर्ण कोई चार्ज नहीं है कि जिससे लोग उनको कहें कि इनके ऊपर कोई आरोप है। उस तरह का आरोप मैं शुरू से कहता रहा उनके ऊपर नहीं है। दूसरा, जो सबसे बड़ा लोगों का मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पुरानी सरकारों के मुकाबले में बेटर हुई है, और कहीं ना कहीं लोग उससे, मैं अगर वेस्टर्न यूपी की आप बात करेंगे, जिसमें से मेरा मानना है कि 50% जाट समाज ने भारतीय जनता पार्टी को तमाम विरोधों के बावजूद वोट दिया है, तो मुझे लगता है उन्होंने दिमाग में कहीं ना कहीं रखा है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो अगर कहीं योगी जी नहीं आते हैं तो इस स्थिति में कहीं बिगड़ ना जाए। मुझे लगता है इस भय के क्या कारण हुआ, और आप मुझे बताइए उन कारणों के बारे में, क्योंकि उसका जानना बेहद आवश्यक है, उन कारणों पर चर्चा होनी चाहिए। क्या कारण है सुरेश राणा, क्या कारण है संगीत सोम, और क्या कारण है कि उमेश मलिक जैसे लीडर्स को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा? बाकी पश्चिम बीजेपी ने बहुत कंफर्टेबली जीत लिया। भाई देखिए, अगर ब्रजेश जी आप बात करें इन तीनों नेताओं की जिनका नाम आपने लिया है, यहाँ पे लोगों का मानना यह है कि जिस प्रकार से बजाज की शुगर मिल मंत्री के क्षेत्र में थी, उसका वो पूर्णतया गन्ना भुगतान नहीं कर पाए। और दूसरा, जो जितने लोगों से हमारी बात होती उनका कहना यह था, चाहे संगीत सोम हो चाहे सुरेश राणा हो, ये बहुत ज़्यादा एरोगेंस थे, जनता से बात नहीं करते थे, जनता इनसे बहुत ज़्यादा पर्सनली विमुख थी। मेरा मानना यह है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है, यहाँ पे ये निजी तौर पे हारे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि हमें संभावना थी, अगर टिकट बदल देती, चाहे वो शामली हो चाहे वो थाना भवन हो, तो अब आपको क्या लगता है पश्चिम से तो भारतीय जनता पार्टी यूपी सरकार में सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? देखिए, मुझे लगता है जो चर्चा चल रही है बड़ौद से केपी मलिक हैं, वो भी जाट समाज को करते हैं, पुराने नेता हैं, उनकी बड़ी अच्छी छवि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और दूसरा, आगरा क्षेत्र से जो पहले सांसद भी रहे हैं, समाजवादी सरकार में मंत्री भी रहे हैं, बाबूलाल फतेहपुर सीकरी से, उनके 2 नाम प्रमुखता से दिल्ली में चल रहे हैं। पिछले कई दिनों से मंथन दिल्ली में चल रहा है और ये तमाम लोग दिल्ली में ही हैं। इस तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन हमें ब्रजेश जी ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में जिनके नाम चलते हैं वो नहीं आते और नए नाम आ जाते हैं। इसलिए मैं तो अब कुछ भी कहते हुए डरता हूं, क्योंकि हमारी सारी चीजें उल्टी पड़ती दिखती हैं। तो ये जरूर बनेंगे, लेकिन चर्चा जरूर इन लोगों की है। बहुत शुक्रिया आपका।
मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं इस पर चर्चा में। हेमंत जी, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इस अभूतपूर्व मैंडेट जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में लगातार दूसरी बार मिला, इसके पीछे के कारण क्या हैं? दूसरा, अब जब सरकार का गठन होने जा रहा है, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं? और तीसरा, जो मुद्दे चुनाव के दौरान जनता, विपक्ष और मीडिया ने या आप जैसे पत्रकारों ने उठाए, अब उन मुद्दों का क्या? देखिए ब्रजेश जी, अगर आपको याद हो तो मैंने पहला चरण शुरू होने के पहले ही या आपकी किसी भी डिबेट में रहा हूँगा, कहीं किसी डिबेट में रहा हूँगा, मेरे कॉलम्स होंगे, मैं वो देख पा रहा था जो अधिकांश लोग नहीं देख पा रहे थे। मैं वही बोल रहा था। हर डिबेट में आपकी मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड है, ये किस स्तर तक जा सकता है। मेरे बहुत नज़दीकी लोग मुझसे नाराज हुए। हाँ, आपको काफ़ी गालियाँ पड़ रही थी। नाराज हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ रही थी, लेकिन मैं वही बोल रहा था। मैं बोल रहा था, मेरा अपना खुद का जो प्रेडिक्शन था। संजोग की बात है, इस बार आपने एडिटर्स पोल नहीं कराया, इस बार कुछ और चैनल्स ने कराया। मैंने किसी में भी 250 से नीचे सीट नहीं दी। और आपके साथ ध्यान रखिएगा ब्रजेश जी, सन 2014 जब आप एंकरिंग कर रहे थे, मैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर था, मैंने 70 सीट्स बोली थी। आपके साथ मैंने 60+ सीट्स 2019 के उस चुनाव में बोली थी, जब यूपी का सबसे डेडली कॉम्बिनेशन बीजेपी से मुकाबिल था। पूर्ण बहुमत की सरकार 2017 में एक नहीं 8 बार आपसे चर्चा हुई। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि उस मैकेनिज्म से, उस चश्मे से, उस जमीन पे जाके लोगों को देखूं जो समझ में आ रहा है। मैंने आपसे कितनी बार कहा था साइलेंट वोटर को कौन डिकोड कर पाया, लेकिन वो दिख रहा था। एक बड़ा कारण जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, बहुत बड़ा कारण था जिसने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया। दूसरा बड़ा और ये अपार्ट फ्रॉम कास्ट एंड क्रीड सब इसके प्रभाव में थे। वो जो बुलेट से राशन लेने जाते थे वो भी, और जो हवाई चप्पल पहन के राशन लेने जाते थे वो भी, पहला कारण। दूसरा कारण लॉ एंड ऑर्डर ऐसा विषय है जो हर 5 साल में उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने की रवायत बनाता रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आपसे 10 बार बात हुई होगी, मैंने कहा होगा, देखिए पुलिस का एग्रेशन और अपराधियों के प्रति सरकार की मंशा, ये एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज देती है पूरे समाज पे, खासतौर से महिलाओं में। अब आप मुझे बताइए हेमंत जी कि अब इस सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं? वो मसला जो चुनाव में उठा आज भी वो विद्यमान है? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की 324 विधायकों की थंपिंग मेजॉरिटी वाली सरकार जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चली, उसकी जो कार्यशैली थी वो बहुत संतोषप्रद नहीं थी, बहुत चूक थी, ब्यूरोक्रेट्स के गलत फीडबैक थे, जिससे दूर रहना होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 2022 से बड़ा इम्तहान 2024 का है। और मैं आज भी मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव के दौरान, चुनाव के पहले जो 2 मेजर इश्यूज थे, अब जो आपके अफसर दोस्त सुन रहे होंगे फिर गिर जाएंगे, फिर मुझे मत कहना कि तुमने गाली दिलवाई। नहीं, हमारे जो अफसर दोस्त हैं वो बढ़िया मैं काम तो सजेस्ट कर सकता हूं आपको, बाकी मर्जी हम कह रहे कलेक्टर्स क्यों नहीं सही। देखिए, ऐसा है, मैंने कभी इस बातों की परवाह नहीं की है, जो सही है वही बोलने की कोशिश किया जाए, ठीक है। मैं दूसरी बात कह रहा था जी। मैं कह रहा था कि ब्यूरोक्रेट्स के भी चाहिए, जमीन पे जो वही तो बताओ साहब, क्यों बता रहे हो जनता दूध भात खा रही है? अगर राशन नहीं तो सही पोस्टिंग आप देंगे फिर अच्छी? लोग किसने रोका है? नहीं, अच्छी पोस्टिंग फिर देंगे आप? सरकार ने अगर सच बता देंगे तो आप अच्छी पोस्टिंग देंगे? दूसरी एक बड़ी बात बता दूं, बस आखिरी बात, जो आपने कहा भविष्य में। देखिए, 24 की लड़ाई बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को हेमंत जी समझ गए, सवाल से ही कट लिए। अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया जैसे जी नहीं, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू प्लीज। क्या हुआ? कोई बात नहीं, कंटिन्यू प्लीज। मैं सुन नहीं पाया, आपने कुछ कहा? नहीं, मैं कुछ नहीं बोला, आप कंटिन्यू जी। ऐसा है जी कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के पहले अपने कुछ एलाइज बढ़ाने पड़ेंगे। ईस्टर्न यूपी में, वेस्टर्न यूपी में भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से, देखिए 2 बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी अमित शाह जो उसके चाणक्य हैं, वो पहली बॉल से ही जीत के लिए खेलते हैं।
सामने कौन था? थैंक यू सामने हेमंत जी। अखिलेश जी नेक्स्ट थे, राउंड में आपकी जो मैं बाकी स्लॉग बातों में को चौके सम्मिलित छक्के मारने की करूंगा। कोशिश करते हैं। शुक्रिया आपका। मैं रुद्र प्रताप दुबे जी को आमंत्रित करता हूं। रुद्र जी, आप मुझे बताइए कि उन मुद्दों का क्या होगा जो मुद्दे चुनाव के वक्त विपक्ष, मीडिया और जनता के सरोकार से जुड़े हुए रहे। इस सरकार के लिए उन मुद्दों को एड्रेस करना कितना इम्पोर्टेंट है और इनकी प्राथमिकता में है या नहीं? ब्रजेश जी, विपक्ष ने अच्छा चुनाव लड़के कम से कम उन मुद्दों को नेपथ्य में जाने से रोक दिया है। अब निश्चित तौर पे ये मानिए, जो सरकारी पेंशन का मुद्दा है वो आज नहीं तो कल उठेगा। सरकार को उसे एड्रेस करना ही पड़ेगा। अभी नहीं करेगी, 2024 के लोकसभा चुनाव में करेगी, लेकिन उसे करना पड़ेगा। एक वो ज़रूरी मुद्दा है जो पीछे नहीं जाने वाला। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा रहा जो हो सकता है सही से एड्रेस ना हो पाया हो, लेकिन हर कोई उससे कनेक्ट रहा। इवन मीडिया भी कनेक्ट रही, इवन लोग भी कनेक्ट रहे, और क्या शहर क्या गांव, हर कोई ये तो भाप ही रहा था, ये तो मान ही रहा था कि बेरोजगारी किसी ना किसी हद तक तो है। तो दो ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष के जो उन्होंने उठाए, और निश्चित तौर पे उसको सरकार उसको अपने शामिल करेगी। अब 300 यूनिट बिजली फ्री वाला वो मुद्दा कितना कनेक्ट हो पाया है या वो उसका कितना असर, उस पर मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा रहा जिसको सरकार निश्चित तौर पे अभी आगे आपके हिसाब बढ़ाएगी। से पुरानी पेंशन और बेरोजगारी, जी, ये दो बिगेस्ट चैलेंज है बीजेपी के सामने, जी, जिसे उसे एड्रेस करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा मानना है। ऑलराइट, मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। उम्मीद है कि शर्मा जी की चाय खत्म हो गई होगी, तो अब आप मुझे जवाब दें और इस बात की स्पष्टीकरण भी दें कि जनता के समक्ष वो कौन कौन से मुद्दे इस चुनाव में जो बाकी हैं, उन मुद्दों को एड्रेस किया जाना है, क्योंकि अब सरकार के गठन को कुछ वक्त बाकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि 21-22 तारीख तक शपथ हो जाएगी, फिर सरकार को जाके काम करना है। तो क्या वो मुद्दे चुनाव के साथ खत्म हो गए या मुद्दे अभी बाकी हैं? देखिए, सरकार बनाने की चुनौतियां तो खत्म हो गई हैं। सरकार तो योगी आदित्यनाथ जी की बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, उनको बधाई। लेकिन जो चुनौतियां सरकार चलाने की हैं, जनता की हैं, जो चुनौतियां जनता के बीच में हैं, वो कहाँ खत्म हुई है? वो तो ना इन्होंने पहले एड्रेस की थी, ना अब एड्रेस की। रुद्र ने बिल्कुल ठीक कहा कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। रुद्र के को मैं अपने रुद्र की बातों को अपने साथ जोड़ते हुए मैं दो बातें और कह रहा हूं कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों की जो खेत की फसल सांड चल रहे हैं वो एक बड़ा मुद्दा है, उनकी जो फसलों का उचित मूल्य है वो बड़ा मुद्दा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए गन्ना किसान मैं कैसे मान लूं जो सुरेंद्र जी गन्ना कि ये है वो मुद्दा घाटे है, में भी, जबकि अभूतपूर्व मैंडेट बीजेपी को मिला है, जनता उनके साथ है, और आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा है। बेरोजगारी क्या मुद्दा है, महंगाई क्या मुद्दा है, आवारा पशु क्या मुद्दा है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी इस बात से कि ये मुद्दा शायद चुनावी मुद्दा नहीं है, और मुझे दुख है इस बात का कि लोग जो हैं किसान बनकर, बेरोजगार बनकर या महंगाई की त्रासदी से परेशान होकर के वोट नहीं किए हैं, अन्य कारणों से वोट किए हैं, वो जाने, हम तो जनादेश स्वीकार करते हैं। लेकिन एक चीज तो तय है ब्रजेश भाई कि आज उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर्स बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में जो बड़े रोजगार, बड़े उद्योग हैं, वो अपने आप में मरणासन्न स्थिति में हैं। आज उत्तर प्रदेश में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं और बेरोजगार सड़क पर टहल रहे हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्जाम के लिए जिस तरीके से इलाहाबाद में लाठियां चली हैं, और उससे पहले आपने भर्ती विधान निकाला था, वो भी अपने आप, लेकिन उन्हीं बेरोजगारों ने उस भर्ती विधान को फेंक दिया। देखिए, दो बातें हैं। हम तो साफ कहते हैं आप हमें वोट मत दीजिए, लेकिन हम अपनी जगह पर, अब हमारे मुद्दे कायम हैं, बेरोजगारी कायम है, बेरोजगारों को रोजगार मिले। सरकार को इन्होंने, बेरोजगारों ने वोट दिया है, तो हम तो कहते हैं कि भाई आप बेरोजगारों वोट दिया है तो अब नौकरी भी लो उनसे, और दबाव देकर के भी लो। और ये जिम्मेवारी है भारतीय जनता पार्टी की, कितनी एडवर्स कंडीशन में भी अगर किसानों ने, बेरोजगारों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने अगर वोट दिया है उनको, तो अब भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करे। तो क्या कारण है कि आपके मुताबिक एडवर्स होते हुए भी बीजेपी को इतना वोट मिला, और आपके फेवर में होते हुए भी आपको कोई लाभ नहीं मिला?
मैं दो बातें बड़ी, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, कड़वाहट खत्म हो चुकी है। चुनावी मुद्दे जो थे, चुनाव के मुद्दे अपनी जगह पर है, चुनाव के बाद असलियत के मुद्दे अपनी जगह पर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की अब जिम्मेवारी है कि बगैर किसी कड़वाहट के, अगर किसी ने वोट दिया है या नहीं दिया है, बावजूद इसके बेरोजगारी को खत्म करना उनकी जिम्मेवारी है, बावजूद उसके ओल्ड पेंशन स्कीम को लाना उनकी जिम्मेवारी है, किसान की खाद की कमी को खत्म करना उनकी जिम्मेवारी है, महंगाई पर काबू करना उनकी जिम्मेवारी है, और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देना उनकी जिम्मेवारी शुक्रिया है। आपका। और ये जो डिफेंस कॉरिडोर और ये नहीं सर 10 सेकंड दे दीजिए, डिफेंस कॉरिडोर सहित जितने भी जनता एक सीट दे और हम आपको बड़े 10 बड़े सेकंड महल दें। दिखाए हैं, बड़े ये बड़े तो सपने कहिए दिखाए कैसी बात हैं। हुई। हाँ। जनता एक सीट दे और हमसे 10 सेकंड। सर 10 नहीं, दो, जनता ने दो, भी 2 सीट दो। दी है, इसीलिए 10 सेकंड दे दीजिए। अच्छा सर। 20 दिया, चलिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, वो सारे के सारे सपनों को पूरा करने का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी, क्योंकि जनता ने जनमत दिया है इन्हें। अब डिफेंस कॉरिडोर पर आप बात नहीं कर सकते, आपको पूरा करके बताना होगा। अब आपको 4,98,000 करोड़ रुपए के जो आपने एमओयू साइन किए थे, उनको सबको मूर्त रूप में लाना होगा। सारी जगहों पर जो मेट्रो है वो सबको आपको चलवा के दिखानी होगी। बेरोजगारों की बेरोजगारी को दूर करना होगा। हमारी जिम्मेवारी है कि हम वॉचडॉग की तरीके से इनको ऊपर अंकुश लगाने का भी प्रयास करेंगे और इनको बार बार याद भी देंगे। धन्यवाद। मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। शहजाद जी, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, आपने समय निकाला। क्या आपने रिव्यू किया, समीक्षा किया कि इतनी करारी शिकस्त की वजह क्या है? ब्रजेश जी, सबसे पहले मैं आपको और सभी पैनलिस्ट को और देश और प्रदेश वासियों को होली की बधाई देता हूं। देखिए ब्रजेश जी, ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि उत्तर प्रदेश की जो 5 साल तक जनता जिस परेशानियों से जूझती रही, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, छुट्टा जानवर हो, या सरसों का तेल 220 रुपए तक पहुंच गया, समस्याएं ये खत्म होंगी इन 5 सालों में या नहीं? सही खत्म होंगी। सवाल ये है। दूसरी चीज ये है कि जो हम चुनाव लड़े, तो चुनाव हम बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं और हम बड़े विपक्ष के रूप में सामने आए हैं, जहां पे प्रधानमंत्री जी हो या केंद्र के सभी मंत्री हो, उत्तर प्रदेश की सरकारी मशीनरी हो या उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री और चुनाव आयोग और छल बल के साथ जहां पे मीडिया का सहारा हो, वहां पे हमने चुनाव अकेले लड़ा और हम अपनी सीटों को बढ़ाने में पूरी तरीके से कामयाब रहे। और भारतीय जनता पार्टी की सीटों को हमने घटाया है। 313 सीटों से अगर उनकी एक्चुअल सीटें देखें तो 255 गठबंधन को हटा दें तो हम उनको नीचे लाए हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने एक उप मुख्यमंत्री और 12 से ज्यादा मंत्रियों को हराया है और 50 सीटों पे हमने बड़ी टक्कर दी है, जहां पे हम बहुत करीब से हारे हैं। तो जीत, हम हार के भी जीते हैं और ये जीत के भी हारे हैं, क्योंकि जहां पे मेरा अगला सवाल है प्रधानमंत्री आपसे कि आपको जनता ने विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया, 125 सीटें तो सोशलिस्ट अलायंस को अकेले मिली। अब क्या है कि आप एक सार्थक और मजबूत विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल हम तैयार हैं। आज से आपके चैनल के ऊपर जो घटनाएं हो रही हैं, अमेठी के अंदर 5-5 हत्याएं हो गई हैं, अयोध्या के अंदर एक छोटी बच्ची के साथ जिस तरीके से रेप हुआ है, या बुलंदशहर के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, वो सब के मुद्दों को हम बराबर उठा रहे हैं और आगे भी 5 साल के अंदर जहां जहां पे भी जनता के हित के लिए आवाज उठाना पड़ेगी, सड़क से लेकर और सदन तक हम उठाएंगे उन आवाजों को। दूसरी चुनौती आपके सामने आपके अलाइज पार्टनर जो आपके सहयोगी दल हैं, उनको बचाने की है। देखिए, गठबंधन के जितने भी लोग हैं, वो गठबंधन पूरी तरीके से हमारे साथ है और वो सब जनता की आवाज उठाएंगे। इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है कि जनता महंगाई से पूरी तरीके से त्रस्त है, बेरोजगारी चरम के ऊपर है, और आप देखिएगा सबसे ज्यादा जो इस वक्त मैं नहीं मानता कि महंगाई बेरोजगारी जैसे विषय कोई बड़ा मुद्दा है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुद्दा है। नहीं, बहुत बड़े मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे आपको लगता होगा, पर मुझे नहीं लगता कि अगर सच्चाई के साथ चुनाव होता और ये छल और बल ना होता,
तो पता चल जाता आपको कि चुनाव जो है वो किन मुद्दों पे हुआ था, और वही मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, अभी भी वही महत्वपूर्ण है जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया ऑलराइट, है। मैं अमित पुरी जी को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है। अमित जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका। सुरेंद्र राजपूत की ये दिलचस्पी है जानने में कि शपथ कब हो रही है, पहला प्रश्न। और दूसरा, अब जब आपकी सरकार का गठन होने जा रहा है, जो मुद्दे विपक्ष और मीडिया ने उठाए थे, उन मुद्दों को आप कब एड्रेस करेंगे? देखिए, मैं 3-4 छोटे छोटे वाक्य बोलता हूँ। पहला, कि जितने भी मुद्दे जनता के बीच से आए, मीडिया से आए, विपक्ष से आए, हर उस मुद्दे को स्वीकार करते हुए हम जनादेश के मादे के आधार पर उसे उत्तरित करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर हर सरकार की जवाबदेही होती है। कई अवसरों पे कहा, और वो 24 के लिए हो या ना हो वो एक अलग विषय है, लेकिन जो सरकार में है उसको करना चाहिए। सरकारें 51-49 पे बनती हैं, लेकिन सरकारें चलती सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के ऊपर है। हम किसी मुद्दे को छोटा या बड़ा नहीं मानते, चाहे महंगाई का हो, चाहे कोई इशू हो। बस मिस इन्फॉर्मेशन की कैंपेन नहीं चलनी चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष को भी और बाकी लोगों को भी अपनी बात और मत भिन्नता रखने का पूरा अधिकार है। यही लोकतंत्र का मूल तत्व है। मुंडे मुंडे मतिर्भूमि। आपका मिस इन्फॉर्मेशन से क्या तात्पर्य है? मैं बता रहा हूं। मैंने कहा तो महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। मैंने आपसे नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि किसी भी इशू पे आप विषय को रखें। आप, माने आपको नहीं कह रहा हूं, विपक्ष के नाते से कह रहा हूं, उनको रखना चाहिए, जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ रखना चाहिए। हम भी विपक्ष में रहे। हमने बांग्लादेश के क्रिएशन के समय देश की प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहे। हम नेहरू सेंटनरी सेलिब्रेशन में अगर अटल जी गए तो उन्होंने कहा कि देश के अंदर नेहरू हमारे विपक्ष में है, लेकिन देश के बाहर नेहरू हमारे नेता हैं, और मैं उनकी क़यादत में, उनकी अगुवाई में यहाँ पर बात रखने के लिए आया। तो इतना बड़प्पन होना चाहिए। अभी हेमंत जी जो बात कह रहे थे, मैं उनकी और किसी बात के ऊपर कोई छाती नहीं बजा रहा हूं, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि बीजेपी एक सूमो पहलवान है। ये उनकी वोकैबुलरी थी। हमेशा कहते थे बीजेपी एक सूमो पहलवान है। मैं कंसिस्टेंसी के साथ कहते थे। लेकिन आज की तारीख में मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि हमारे लिए चुनौतियां बढ़ी हैं, क्योंकि जब आप 1980 के बाद 84 में इंदिरा जी की हत्या का कालखंड छोड़ दें, उसके बाद कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, और आजादी के बाद ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल का कार्यकाल करने के बाद आए हैं। अच्छा, आपने हेमंत जी का चूंकि जिक्र किया, मैं इसे चुनौती तो मानता हूं। हेमंत जी का एक और मुद्दा है जो वो बार बार उठा रहे हैं जी, और वो चाहते हैं कि वो मुद्दा एड्रेस करें। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। वो अफसरों को लेके काफी उनके मन में नकारात्मक प्रश्न है। नहीं, ठीक है, लोग, मैंने कहा, मेरा कोई सवाल नहीं है, सवाल तो हेमंत जी का। नहीं, बिल्कुल, आपका भी होता तो भी, और हेमंत जी का है। मैं तो हेमंत जी का सवाल आप तक, चूंकि आपकी और उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है सूमो पहलवान, नहीं, हमेशा अच्छी रही, हमेशा हमेशा अच्छी रही, और सबसे रही। सुरेंद्र से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारी। मैं पूछा क्या सुरेंद्र जी के लिए? नहीं, आप खुद ही सब बताए थे। मैंने बताया लोकतंत्र में मैं बिना पूछे आप बोले दे रहे हैं। लोकतंत्र में मत भिन्नता होनी चाहिए, संबंधों के। कांग्रेस का आपसे यही मेल मिलाप तो कांग्रेस को नुकसान कर गया। अब बोले आप किसको क्या कर गया वो जाने, खैर हम उस पर नहीं जाते। ब्यूरोक्रेसी के बारे में लोगों के परसेप्शन है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं, फील्ड पर क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा, किसी की भी सरकार हो, इसकी नैतिक जवाबदेही उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहूं तो पंचम तल, और आज के संदर्भ में कहूं तो लोक भवन में बैठी हुई सत्ता की होगी, वो किसी पार्टी की हो। अगर ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना है, उससे एक्शन कराने हैं, ट्रांसलेट कराना है रिजल्ट्स को। आप किस ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं? जिस दिन आप वोट डालने गए थे, आप खुद बता रहे थे कि मैंने कहा ब्रजेश जी, मुझ में यह नैतिक साहस है। मैंने कहा कि लखनऊ के अंदर बड़े शौक से डीएम साहब सारी चीज कर रहे थे, लेकिन पर्चियां नहीं बटी। यह साहस अमितपुरी में है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं। ये साहस ब्रजेश मिश्रा में कि आपको याद दिला दे रहे हैं। बिल्कुल, और मैं उसको रिट्रिएट कर रहा हूं। तो आप हेमंत जी को संतुष्ट करो ना, ये अफसरों वाला क्या मसला है? नहीं, ठीक है, हम मिल बैठ करके बात कर लेंगे। जहां पर उनको लगता होगा कि चीजें नहीं है, उनको एड्रेस किया जाएगा। हमारा फोकस है अपनी योजनाओं को, और जो संकल्प पत्र हम लाए थे, उस संकल्प पत्र को इस सवाल का सही जवाब देने के लिए बीरेंद्र सिंह आ गए हैं जी। वो इस ब्यूरोक्रेसी का ठीक से जवाब देंगे। नहीं, उनका तो एक प्रोग्राम ही पूरा रहता है सत्ता के गलियारे का, ब्यूरोक्रेसी। पावर सेंटर बड़े हर शनिवार दिखते हैं रात 8 बजे। सरकार गठित होने के बाद हर अफसर का हिसाब किताब वही मिलेगा। बिल्कुल, डीएनए रिपोर्ट बीरेंद्र जी निकाल के लाएंगे। बिल्कुल, स्वागत। बीरेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि अब जब सरकार के गठन 21 या 22 तारीख को, जैसा कि आप
खबर दिखा रहे थे 21 या 22 तारीख को हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि इस सरकार के सामने आने वाले वक्त में वो कौन सी चुनौतियां हैं जिन्हें उसे तत्काल एड्रेस करने की आवश्यकता है, और ये ब्यूरोक्रेसी पर हेमंत जी बार बार क्यों फोकस कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है? जानकारी ये आ रही है कि 21 तारीख को 3 बजे संभवतः मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल गठित होगा जी, और अयोध्या में होगा कि कान्हा स्टेडियम में होगा, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है, और 24 भी बढ़ सकता है, आगे भी जा सकता है। लेकिन एक चीज़ ये बात साफ हो गई ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव ने ये साफ कर दिया है कि 2024 का जो रास्ता है अब वो क्लियर है। लाभार्थी बने रहो, वोट देते रहो, बस यही एक मूल मंत्र है, और इसको बीजेपी ने समझ लिया है। हम आप किसान पे, खेत पे, खलिहान पे, नौजवान पे, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, सांड पर, बकरी पर, भेड़ पर बात करते रहे, लेकिन बीजेपी को भरपूर वोट मिला। और जिस किसान आंदोलन की वजह से 1 साल किसानों ने जानें गंवाई, उसके बावजूद उस इलाके में बीजेपी बम्पर जीती। मुलायम सिंह का जो परिवार है, जो उनका गढ़ है, उस इलाके में भी बीजेपी फिर बम्पर जीती। तो आखिर बीजेपी के पास कौन सा मंत्र था? यही था, लाभार्थी, एक नया वोट बैंक, जिसने ये जीता बता दिया। अच्छा, आप ये देखिए कि एक फार्मूला और चला था 80-20 वाला, वो फार्मूला अब मतदान का परिणाम आने के बाद लोगों को समझ में आ रहा है कि पहले लोग सोचे 80-20 मतलब हिंदू और मुसलमान की बात हो रही है, लेकिन उसमें ये नहीं था। उसमें था कि 20 से लियो और 80 का दियो, मतलब मालदार लोगों से लो और गरीबों को बांटो। सब उसमें लाभार्थी बने 80%, और बीजेपी मार ले गई बाजी। ये फार्मूला था, लोग इसको देर में समझे। आप देखिए कि मोदी और योगी की जो योजनाएं थी वो भारी पड़ गई। तमाम सारी एंटी इनकम्बेंसी थी, कोरोना में तमाम लोग मरे, ऑक्सीजन नहीं मिला, 100 उतराते हुए घूमे, लोगों ने परेशानियां झेली, नौकरियां चली गई, लॉकडाउन था, उसके बावजूद मोदी का जादू कोई कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो सीधे डीबीटी जो पैसा देती है खातों में जाता है, किसान सम्मान निधि, राशन पानी, नून तेल नमक चीनी। अब बात आती है कि जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो घर के अंदर, तो लड़ना पड़ेगा कोई भी हो। तो ये कुल मिलाकर ये है कि दलित और गरीब का ये जो वोट है ये सरकार बना रहा है, ये जो लाभार्थी का वोट है ये सरकार बनवा रहा है। इसको आप कैसे रोकेंगे जब मायावती की पार्टी पूरी बैठ गई एक तरफ से, और जो कुछ बचा खुचा है अगले चुनाव में खींच लेंगे मायावती के पास। आप जब कहते थे कि हाथी को क्रेन से उठाना पड़ेगा तो बीएसपी वाले बड़े नाराज हो जाते थे। भाई वो तो अब परिणाम सामने है कि हाथी भूखा है, चलने लायक स्थिति नहीं थी। भूखा तो नहीं है हाथी, हेमंत जी तो कुछ और ही कह रहे थे। हेमंत जी शायद समर्थन मूल्य की बात कर रहे होंगे, लेकिन वोटों की भूख है। उसको जो अपना वोट बैंक था वो छोड़कर चला गया। हाथी के पास अब ज्यादा कुछ बचा नहीं। आप देखिए कि बीएसपी ने ऐसे ऐसे टिकट भी बांटे कि जहां पर सपा हार जाए, और उसका सीधा फायदा किसे मिला? जो दल सत्ता में आ जाए। अब बात चल रही है कि साहब मंत्री बनाए जाएंगे, कोई कह रहा है 60 बनेंगे, कोई 63 बना रहा है, कोई 50, कोई डिप्टी सीएम। यहाँ एक सूचना ये आई कि जो 60 साल के ऊपर होगा वो मंत्री नहीं बन पाएगा बीजेपी में, ये भी है। तो इसमें कई सारे निपट जाएंगे। ये होली का मजाक था या सही है? अब ये चर्चा है, अब इसको कोई मजाक ऐसा मत करो, होली मत खराब करो लोगों की। देखिए ये बात तो सही है कि बुजुर्गियत में भी उम्मीदें और उल्लास जिंदा रहता है। हमारे पूरी साहब भी हैं, आप देखिए होली के मौके पर कोई कमी उन्होंने नहीं रखी है, उत्साह बरकरार है।
हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर सरकारें लोक कल्याण के लिए बनाई गई, लोकतंत्र है जी। लेकिन जब सरकारें ताकत में आ जाती हैं तो वहाँ लोकतंत्र के बजाय वन मैन शो चलने लगता है। और उस वन मैन शो से बचने के लिए ही राष्ट्रीय पार्टियों का प्रादुर्भाव हुआ कि फैसले कोई मनमाने ना ले, लखनऊ और दिल्ली के सामंजस्य से फैसले लिए जाएं। उत्तर प्रदेश में एक 10 साल का कार्यकाल मिला है बीजेपी को, और योगी सौभाग्यशाली मुख्यमंत्री होंगे अगर वो ये टेन्योर भी पूरा करते हैं, तो शायद ही बहुत कम लोग होंगे जो उनके रिकॉर्ड तक पहुंच पाएंगे 10 साल मुख्यमंत्री रहने का। वो हिंदुत्व के एक बहुत बड़े नायक थे, आज पूरे देश में एक वो बहुत बड़े नेता भी हैं। उसके साथ साथ वो जो वोट को खींचते हैं अपनी ओर बीजेपी में, अगर मोदी के बाद कोई सबसे बड़ा नाम है तो योगी आदित्यनाथ का लोग लेते हैं। गांव में लोग उनको पसंद करते हैं, उनको वोट देते हैं। लेकिन विपक्ष के सामने समस्या ये है कि उनकी एक मजबूरी है कि क्या खूब मजबूरी है गमले में लगे पेड़ों की कि हरा भी रहना है और बढ़ना भी नहीं है। तो बस ये हरा हरा रहेंगे, बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये बड़ी व्यवस्था का प्रश्न आ गया है कि हमारे समाज में क्या अब 2 दलीय व्यवस्था हो जानी चाहिए, क्षेत्रीय दलों का क्या अस्तित्व कमजोर पड़ रहा है, या आने वाले वक्त में बीजेपी निष्कंटक राज करेगी। बहुत सारे प्रश्न इस चुनाव से पैदा हुए और इसमें इनके उत्तर भी हैं। जिनको समझ में आ जाएगा वो कश्मीर फाइल्स देख रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आएगा वो अपना हिसाब किताब बनाए बूथ पे जाके। सड़क पर तो संघर्ष करना पड़ेगा, मैं पहले भी कहता रहा जी वीरेंद्र जी। और जो सड़क पे आएगा योगी उसको जेल भेजेंगे, और जब जेल जाएगा नेता तब हीरो बनेगा। बहरहाल ये तो ना हो पाएगा, इतना कठिन काम करा रहे हो। बहरहाल ब्रजेश जी, होली का मौका अब होली है। पे भी कोई ऐसा मजाक करता है क्या? देखिए आज होली का मौका है और बहुत हुड़दंग भी है, होलिका दहन होने वाला है। तमाम दबंग माफिया तमाम बातें आई चुनावों में, अब उन सब का पटक्षेप हो गया है। उस पर एक साहित्य है, सुनिएगा कि जनगण मन अधिनायक होएगा और गुंडा रहा विधायक होएगा। पढ़े लिखे सब कर्मन करो हैं और बिना पढ़ा सब लायक होएगा, और जीवन भर अपराध की हिस्स जो और राम नाम गुण गायक होएगा। और गवा गांव से तो जीत के लेकिन शहरन के परिचायक होएगा, और वादा कई गा जनता से और चोरन के सहायक होएगा। जनगण मन अधिनायक होएगा, गुंडा रहा विधायक होएगा। अच्छा, सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि ये वाला कविता भेज दीजिए उनको व्हाट्सएप पे। शर्मा की चाय पर सुबह उनको मिलेगी कल तो, लेकिन होली है, दुकानें क्या बंद बात रहेंगी। आइए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ब्रजेश भाई का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। बहनों भाइयों, हमने कू ऐप पर एक प्रश्न पूछा आज की परिचर्चा को लेकर। प्रश्न ये किया कि योगी सरकार पार्ट 2 में किस क्षेत्र से क्या हिस्सेदारी मिलेगी। समीर पाठक लिखते हैं पश्चिम रुहेलखंड और पूर्वांचल को समान भागीदारी देकर 2024 में विजय का उद्देश्य होगा। तो राम रक्षा जी लिखते हैं कि सभी क्षेत्रों में बिना भेदभाव के एक पैमाने पर रखकर काम करना होगा। ये ठीक बात लिखी है। मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ। उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने चर्चित राजनीतिक पत्रकार हैं। हेमंत तिवारी जी, आप मुझे बताइए कि आप ब्यूरोक्रेसी की चर्चा कर रहे थे। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि ब्यूरोक्रेसी का कामकाज पिछली सरकार में आशा के अनुरूप नहीं था, बल्कि ये कह लें कि और औसत से भी बहुत कम था। तो क्या ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि नौकरशाही पर लगाम लगाना, मेरिट के अफसरों को आगे बढ़ाना, ना कि उनको जिन्होंने सरकारों का नुकसान किया, समाज का नुकसान किया? देखिए ब्रजेश जी, जवाब देता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपके चैनल के जरिए से आपको, आपके पूरे स्टाफ को, पूरे प्रदेश को होली की बधाई। दूसरे, भारत समाचार को एक विशिष्ट बधाई। आज मैं खबर देख रहा था, उत्तर प्रदेश के समाचारों को सबसे तेज और ऑथेंटिक तरीके से पहुंचाने की जो आपकी अदा है, उसकी वजह से जो टीआरपी की रैंकिंग होती है उसमें
भारत समाचार बहुत के बहुत शुक्रिया और कैटेगरीज में आगे दर्शकों रहा का भी है। बहुत आभार इसके लिए है। आपकी और आपको पूरी बताते टीम हुए को, हर्ष हो आपके रहा है कि ये नेतृत्व डिबेट जिसमें हम प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे बैठते हैं, ये उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा चर्चित और देखी जाने वाली डिबेट है, ऐसा टीवी रेटिंग्स कहती हैं। अब मुझे ज़्यादा पता नहीं इसके बारे में। हेमंत जी, गो अहेड। न चूंकि आधिकारिक हैं, इसलिए यह मेरा आधिकारिक और व्यक्तिगत निजवत बधाई है। अच्छा होता है जब आप सारी बातों को, चूंकि चैनल जो समाचार माध्यम मैं मानता हूं ऐसा कि लोकतंत्र में एक सॉलिड मजबूत अपोजिशन की भूमिका में होता है और आपने इसको प्रूव किया है, इसलिए बहुत बधाई। देखिए, मैं एक बात कहूं, जब आपका मुखिया ईमानदार हो, उसके इरादे नेक हों, नीयत उसकी साफ हो, तो ब्यूरोक्रेसी को कायदे की बात है कि जो असलियत है सामने रखना चाहिए। मेरा अभी मानना है कि बहुत सी स्कीम्स को लेकर के मुख्यमंत्री की इच्छा को जोड़ते हुए जो कुछ जमीन पे होता रहा, उसकी असल तस्वीर नहीं पेश की गई। ईमानदार आदमी को ईमानदारी से बताइए, उसका तरीका निकालिए। आखिर मैं फिर पूछता हूं और मैं मानता हूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में आकर के चुनाव रैली में कहते हैं कि हम 10 मार्च के बाद ये जो आवारा पशु है, जो निराश्रित पशु हैं, इनका कोई उपयुक्त उपाय ढूंढेंगे, तब ये इशू डिफ्यूज होता है। ये इशू 5 साल क्यों चला, इसका मैकेनिज्म क्यों नहीं ब्यूरोक्रेसी हमारी ढूंढ पाई, ये कलेक्टर्स क्यों नहीं ढूंढ पाए, शासन क्यों नहीं ढूंढ पाए, सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, बहुत से ऐसे विषय, मैं किसी टॉप ब्यूरोक्रेसी या किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं, बड़ी सरकार थी, बड़े इरादों के मुख्यमंत्री थे, ईमानदारी से काम करना चाहते थे, तो नीचे लोग बेईमानी क्यों कर रहे थे? नहीं करना चाहिए। हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी को अब इस जो दूसरा दौर है, दूसरी सरकार है योगी आदित्यनाथ की, इसमें एक थर्ड पार्टी जांच का भी जमीनी स्तर पर उनकी स्कीम्स का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन आप किसके लिए कह रहे हैं? क्या आप अफसरों का थर्ड पार्टी जांच करवाना चाहते हैं? नहीं, जो जन सरोकारों, जनता से जुड़ी स्कीम से, धान की खरीद, गेहूं की खरीद, डीएम क्या आंकड़े देता है, शासन में क्या आंकड़े आते हैं, जमीन पे क्या होते हैं, इसकी तुलनात्मक स्टडी होनी चाहिए, शासन तक पहुंचनी चाहिए। दूसरी बात, बहुत से ऐसे विषय थे जिसमें ब्यूरोक्रेट्स ने मुख्यमंत्री को खाली खुश करने की कोशिश की, वो और बेहतर उसमें काम कर सकते थे। ये सब चीजें इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। तो गरीब अफसरों पर ही आपने गरीब वोट डाली, सामान्य नहीं है जी। थैंक यू हेमंत जी। मैं केपी मलिक जी को आमंत्रित करता हूं। नहीं, इन्होंने तो नई किस्म की बीमारी अफसरों वाली बता दी। केपी मलिक साहब, आप मुझे बताइए कि अभी तत्काल के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें आपको लगता है कि सरकार को शपथ लेने के फौरन बाद उसको एड्रेस कर देना चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है जो छुट्टा पशुओं की प्रॉब्लम है उत्तर प्रदेश में, बड़ी प्रॉब्लम है। जिस तरह से उसका समाधान होना चाहिए था उसका हुआ नहीं है और सरकार इस पर जरूर संज्ञान लेगी। जैसे कि हेमंत जी ने भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री तक ये बात जा सकती है तो मुख्यमंत्री के पास ये बात जरूर रही होगी। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि मुख्यमंत्री जी को कागजों में जरूर समझाया गया होगा कि बहुत अच्छा प्रबंधन चल रहा है। क्योंकि जब हम बात करते हैं लोकल में, कल ही मेरी बात किसी से हुई किसान से, तो उन्होंने कहा जी हमें अगर कोई छुट्टा पशु छोड़ना होता है अपना, तो हमें जो है वहाँ पे उसमें गौशाला में जाना होता है, वहाँ पे एक रसीद कटवानी होती है, बड़ा झंझट है, तो हम उस झंझट से बचने के लिए पशु धीरे से छोड़ देते हैं, तमाम परेशानियाँ हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार इस पर सख्ती से कुछ नया कानून लाएगी या नया तरीका को ढूंढेगी, एक तो मुझे ये लगता है। मैं ब्रजेश जी थोड़ा इससे हट के बात करता हूँ। इन जैसे ब्रजेश ये अपने तिवारी जी कह रहे हैं, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को बहुमत आने में तो कोई कमी नहीं हुई अगर ये मुद्दे बहुत हावी थे। आप ये देखिए, तमाम जो मुद्दे थे, हम अक्सर कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रबंधन है, विपक्ष उसके सामने बोना है, मैं लगातार कहता रहा हूँ। और अगर आप भी देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रबंधन के सामने विपक्ष टिक नहीं पाया। और इसमें अगर हम बात करें, चाहे जो भी आप मुद्दे ले लीजिए, बेरोजगारी ले लीजिए, आप बनारस में गंगा में लाशें बहती हुई ले लीजिए, वो मुद्दे कहाँ चले गए? बेरोजगारी कहाँ चली गई? क्या करे, अपना सर फोड़ डाले? नहीं मिला। विपक्ष ने कितना उठाना था उठाया। अब जनता अगर उनके साथ है तो विपक्ष क्या करेगा?
क्या नहीं किया नहीं, प्रियंका विपक्ष गांधी तो ने? 3 महीने पहले क्या ही नहीं निकला। किया अखिलेश यादव ने? नहीं, अखिलेश यादव जो है 3 महीने पहले निकले, उससे पहले तो ट्विटर खेल रहे थे। दूसरी चीज यह है कि सरकार जो है, सरकार जहां खेल रही, विपक्ष वहां नहीं पहुंचा है जी। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां शुरुआत की थी, क्या विपक्ष वहां तक पहुंच पाया? मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रबंधन का सामना करने के लिए महाराष्ट्र के शुक्रिया। इस शरद राउंड में पवार थोड़ा से वक्त इनको की सीख कमी लेनी है। चाहिए। रुद्र प्रताप जी, आप मुझे बताइए कि वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आपको लगता है कि शपथ के फौरन 24 घंटे के अंदर सरकार को उस पर एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि वो मुद्दे तो विद्यमान है। ठीक है, आप चुनाव जीत गए। ब्रजेश जी, 2017 से 2022 के बीच में जिस एक चीज़ का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ है वो इंटरनेट हुआ है। आप कोविड काल में देखिए, सभी चीज़ें इंटरनेट से चल रही थी, चाहे वो आरोग्य सेतु ऐप हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हों। मुझे लगता है सरकार ने, पिछली सरकार में जब उनकी बारी थी तो मीडिया एडवाइज़र की बहुत भारी भरकम पोस्ट रखी थी, काफ़ी लोग उस पर थे। इस बार आईटी एडवाइज़र जैसी कोई एक पोस्ट क्रिएट होनी चाहिए। साथ में आईटी मिनिस्ट्री का काम ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी हॉस्पिटल में डेटा एंट्री से लेकर बैंकों के सारे काम, पासपोर्ट से लेकर नगर निगम तक सब इंटरनेट के हवाले हैं। तो साइबर अटैक की अगर कहीं पे गुंजाइश हो तो आप उससे कैसे निपट पाएंगे? साइबर फ्रॉड के आजकल लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जो बढ़ते ही जाएंगे। क्या उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के आप ये चाहते हैं कि आईटी को काफी सीरियस लिया जाना चाहिए? जी, और विपक्ष में 23 लाख युवकों को अखिलेश यादव जी ने आईटी सेक्टर में जॉब देने की बात भी की थी। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा मुद्दा है जिसे सरकार को इतने वक्त एड्रेस करना चाहिए। ब्रजेश जी। जी, और सुरेंद्र राजपूत जी, आपके क्या मत हैं कि वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो एक विपक्ष के नाते आप ये उम्मीद करते हैं कि सरकार शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर उन विषय पर बात करे और उनकी चर्चा करे, उन पर हल निकाले? देखिए, कमोवेश मुद्दे तो वही हैं ब्रजेश भाई, जो रुद्र प्रताप जी ने बोले, जो हेमंत जी ने बोले, केपी मलिक साहब ने बोले। मुद्दे कोई नए नहीं हैं। मुद्दों को जिम्मेवारी और चुनौतीपूर्ण तरीके से एड्रेस करें। मुद्दा जैसे किसान का मुद्दा है, किसान का मुद्दा एमएसपी का है, किसान का मुद्दा खाद का है, किसान का मुद्दा अपने आत्मसम्मान का है, किसान का मुद्दा कर्ज का है। तो अगर आप किसान के मुद्दों को देखेंगे तो ये मुद्दे हैं जो तुरंत उन्हें एड्रेस करने पड़ेंगे। किसान का मुद्दा बकाये का भी है। और मैं आपको बताऊं, आप तो सब जानते हैं कि जिस तरीके से धान और गेहूं की खरीद में जो राइस मिलर और कुछ खाद्य विभाग वाले मिली जुली कबड्डी खेलते हैं, वो एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा बेरोजगारी का है कि एक तरफ पद खाली पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ लोग बेरोजगार लोग लाठियां खा रहे हैं। बीएड टीटी के बच्चे हैं, शिक्षा मित्र हैं और तमाम तरीके के लोग जो सड़कों पर पड़े हुए हैं, काशीराम उद्यान इको गार्डन में पड़े हुए हैं, उनको तो एड्रेस करना ही पड़ेगा। अब तो सरकार आ गई है, नहीं, अब थोड़ा तो हमारी रेस्ट करें वो लोग, चिल्ला-चिल्ली ऐसा से क्या काम है? नहीं चलेगा। आप कुछ दिन तो सरकार बनने का सेलिब्रेशन हो, वो लोग रेस्ट कर सकते हैं। नहीं, मैं आपसे एक बात बता दूं, बड़ी स्पष्ट है। चाहे किसी भी तरीके से कहिए, जिन लोगों ने लाठियां खाई उनके घर वालों ने भी वोट भाजपा को दिए हैं, और जो अगर भाजपा को दिए हैं तो भाजपा की जिम्मेवारी बनती है कि जिन लोगों ने लाठियां खाई, जिनके बच्चों ने, उनके माँ बाप ने भी वोट दिए हैं। थैंक यू सुरेंद्र जी, शुक्रिया आपका। शहजाद अब्बास जी, आप मुझे बताइए कि सरकार के गठन के फौरन बाद जैसे ही असेंबली बुलाई जाएगी, किन मुद्दों पर आपकी पार्टी का फोकस ज्यादा होगा? देखिए ब्रजेश जी, मेरा मानना है कि सबसे पहले रोजगार की व्यवस्था होना चाहिए। जनता जिस तरीके से रोजगार की वजह से लोग परेशान हैं, लाठियां खाई उन लोगों ने, तो रोजगार पर इस देश में 44% लोगों को ये कोई मुद्दा नहीं है, ये आपको लगता है कि मुद्दा है? देखिए, हमने आपसे कहा ना कि हम ईमानदारी के साथ चुनाव लड़े थे। अगर ईमानदारी के हिसाब से देखिए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम आपको एक दो पंक्ति के शेर के साथ अपनी बात कहूंगा। अरे मैंने कोई मुशायरा नहीं बुलाया ना। अरे नहीं, मुशायरा नहीं है, लेकिन अच्छा बोले, आप बोले। चलिए, होली का मौका है, बोलने आप क्यों छूट जाएं आप भी। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर झूठ, दोपहर तक बिक गया बाजार का हर झूठ, और मैं एक सच को लेकर शाम तक बैठा रहा। यानी हम जो है सच्चाई के रास्ते पर थे, ईमानदारी के रास्ते पे थे, और जिस तरीके से छल और कपट हुआ है वो अभी आपको 5 साल के अंदर देखने को मिलेगा कि ये जो है रोजगार नहीं देंगे। ये जो अभी वीरेंद्र जी बात कह रहे थे कि लाभार्थी वाली बात करेंगे, तो ये जरूर चाहेंगे कि लोग मेरे मजबूर रहें, हम रोजगार ना दें, हम इनको राशन दे दें 5 किलो, उसी में ये जूझते रहें और हमको वोट देते रहें।
लेकिन शुक्रिया ये आपका ज्यादा दिन शहजाद चलने अब्बास वाला जी, नहीं। धन्यवाद। ये ज्यादा दिन चलेगा मैं नहीं। अमित पुरी जी को आमंत्रित करता हूं। अमित जी, आपको क्या लगता है वो कौन से मुद्दे हैं जो आपका अभी तक पीछा कर रहे हैं और सरकार बनने के फौरन बाद आपको उन विषयों पर बात करनी ही पड़ेगी? मेरा मानना है कि जो लोक संकल्प पत्र हमने जारी किया है, उस लोक संकल्प पत्र को लागू करने का काम सरकार की शपथ विधि के पहले दिन के पहले घंटे से हम लागू करना शुरू करेंगे। नंबर 1, तमाम तर विषय जो विपक्ष की तरफ से भी आए हैं, जिन विषयों में सारगर्भिता रहेगी, तथ्यात्मकता रहेगी, भले ही वो विपक्ष से आए हों, लोकतंत्र का तकाजा है कि हमको उसको भी लागू करने के लिए, उसको भी एड्रेस करने के लिए काम करना है। और हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिसने भी हमको वोट दिया नहीं दिया, आज की तारीख में गवर्नेंस के बेनिफिट्स का लाभ लेने का सबको एक उतना काम ही क्यों है। नहीं करते हैं आप? जी, आप विपक्ष के जिन बड़ी पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए थे, हाँ, सबके घोषणा पत्र को ये सरकार मंगवाए, उनमें जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हों, चाहे वो भर्ती विधान का मुद्दा प्रियंका गांधी ने उठाया हो, या नौकरी कैसे दी जा सकती है ये मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया हो, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का मुद्दा, इन सबको भी आप सम्मिलित क्यों नहीं करते अपने यहाँ? मैंने कहा कि जितने भी विषय आए हैं, हम हर विषय को देखेंगे, उसकी तथ्यात्मकता को देखेंगे और उस तथ्यात्मकता के आधार पर बिना किसी मतभेद के, क्योंकि शपथ विधि कहती है कि बिना राग, बिना द्वेष के, बिना भय, बिना पक्षपात के सभी प्रकार के व्यक्तियों के प्रति हम न्याय करेंगे। यही शपथ विधि जो हम उठाएंगे उसे अगले 5 साल याद लागू रखना ये बात। करेंगे। जी, क्या करें? शपथ के बाद याद रखना ये बात। मुझे याद है, मैं तो कई डिबेट में कहा इस बात को। नहीं, ये मैं नहीं पूछता, ये हेमंत जी मैसेज कर रहे हैं कि ये आपसे पूछ लिया जाए। नहीं, हेमंत जी कह रहे हैं उनका भी स्वागत है, किसी का भी स्वागत है, लोकतंत्र अच्छा, में हर कुछ कहना आवाज चाह का रहे हैं। स्वागत है। हाँ, हेमंत जी बोलिए। सभी को होली की हेमंत जी, बहुत 20 बहुत सेकंड है आपके पास, शुभकामनाएं। बोलिए। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आवाज नहीं आ रही हेमंत जी अगर की आवाज। आपने जब बहुत बढ़िया सजेशन है ब्रजेश मिश्रा का हाँ बोले हेमंत जी, ब्रजेश बोले। मिश्रा का सजेशन बहुत सुपर क्वालिटी प्रदेश की बेहतरी का उपाय है जो ब्रजेश मिश्रा ने बताया है, अद्भुत सलाह है। लेकिन ऐसा न हो कि उन्होंने बेरोजगारी पर को खत्म करने के लिए वो नियम लागू कर दिया सरकार ने, तो बाद में अखिलेश जी कहने लगे ये तो आइडिया मेरा था, ये सरकार कैसे कर रही है। यूपी में यही नहीं होना चाहिए, ये काम तो मेरा था, ये मेरे संकल्प पत्र में था, इन्होंने कैसे शुरू बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका मुझे बहुत बहुत लगता है कि धन्यवाद। अपोजिशन को डिबेट का समय समाप्त हो चुका है। मैं लेनी आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं और आप सबको होली की अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई प्रसिद्ध करता हूं। अपने राज्य के कल्याण और राज्य की बेहतरी की कामना करता हूं। और बहनों भाइयों, आप सबको भी होली के पर्व की भारत समाचार के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद उस बात का जो हेमंत जी ने भी वो बात रखी कि भारत समाचार को दर्शकों ने अपार प्यार और आशीर्वाद दिया है। मैं आपसे और हमारी टीम ये वादा करती है कि हम अपनी निष्पक्षता, अपनी दृढ़ता और जन सरोकार के मुद्दे हमेशा उठाते रहेंगे। कोई उस भूमिका का निर्वहन करे ना करे, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं और अपनी टीम की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके मुद्दों को लेकर सरकार के समक्ष उठाते रहेंगे। आपके समक्ष जो चुनौतियां और परेशानी हैं, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और होली की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। टीआरपी में भारत समाचार नंबर 1, 17% शेयर के साथ सबसे आगे। यूपी में भारत समाचार की धूम, चुनाव में दर्शकों की पहली पसंद। खबर मतलब सिर्फ भारत समाचार।